हेलो माय फ्रेंड्स, मैं सुहेल एक बार फिर से आपको लेकर आया हूँ क्लास 10 का विज्ञान साइंस। ठीक, साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक, तो आप पहले जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या बात कर रहा है? पहला स्टेप बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया वो चीज़ होता है जो किसी अणु के, जो किसी यौगिक के, किसके यौगिक के अणु को बदले। ठीक, और क्या हो, उसमें केमिकल परिवर्तन हो, जैसे दूध का फटना हुआ ना, ताप का बढ़ना हुआ, ठीक, इत्यादि अनेक चीज़ें। ठीक, तो जब जैसे गर्मियों में जो होता है, क्या होता है, कमरे का ताप बढ़ जाता है, सांस भोजन का पचना हुआ, क्योंकि ये सब अंगूर का किण्वन हुआ, इसकी चीज़ का सड़ना गलना है, ये सब क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अवस्था जो किसी यौगिक को किसी अन्य यौगिक में बदल दे, यौगिक या अणु को किसी अन्य यौगिक या अणु में बदल दे, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कंडीशनें होती हैं, जैसे कि मान लो कि उसका ताप बढ़ गया, किण्वन हो गया, जैसे भोजन का पकना, ये सब एग्जाम्पल हो गए। ठीक, ओके। तो अब आता है रासायनिक समीकरण। कौन सा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता है क्या? संक्षिप्त रूप में अभिक्रिया को दिखाने के लिए, संक्षिप्त रूप से अभिक्रिया को दिखाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम इस प्रकार से करते हैं, मतलब संक्षिप्त रूप से। मान लीजिए कि मैंने कहा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाकर, मैग्नीशियम क्या, देखिए यहाँ पर दिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाकर क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाकर मैग्नीशियम दहन कर ठीक, दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो हम तो इतना लिखेंगे कि मैग्नीशियम के साथ जलाकर, इतना लिखेंगे, लंबा होगा, लेकिन उसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखने में, छोटा करने के लिए, अब देखिए हमने छोटा में क्या लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसमें दहन करा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? इसे छोटा करने का ये तरीका है। ठीक, तो हम इस प्रकार इसे क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। तो संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक तरीका है रासायनिक समीकरण का। ठीक, अब संकेत द्वारा लिखते हैं इसे, इस तरह लिखते नहीं, संकेतों द्वारा लिखते हैं। ठीक, तो अब हम संकेत द्वारा लिखेंगे तो हर तत्व का, हर यौगिक का कोई कंपाउंड का संकेत मिलेगा। जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O। ठीक, तो क्या मिल जाएगा? MgO। ठीक, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। तो इस प्रकार समीकरणों को लिखते हैं। ठीक, समीकरणों को इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब होता क्या है, अब जो इधर वाला पार्ट होता है, जो शुरुआत में जिस मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हमारा, इसे हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले इसे हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक, और जो हमारा मिल गया, जो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। ठीक, तो इस प्रकार से हम दिखाते हैं। ये हमारा अभिकारक, ठीक, और ये उत्पाद। ठीक, अब इसके प्रकार होते हैं क्योंकि कई प्रकार से रासायनिक। अब एक चीज़ और इसमें आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए, उसको ऐड नहीं किया हूँ, आप देख लीजिएगा, बुक में दिया होगा ना। तो हम बता दे रहा हूँ कैसे संतुलित करेंगे। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, जैसे कोई भी रिएक्शन पहले ले लिया जाए। ठीक, कोई भी रिएक्शन ले लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए ये ले लिया जाए, क्या, Fe हो। ठीक, Fe प्लस NaCl हो, और क्या मिल जाएगा? तो बन जाएगा क्या, मान लीजिए ऐसे Fe हो प्लस NaCl हो, तो क्या बनेगा? FeCl2, और बाद में N ऐड हो जाएगा,
तो अब इसे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए क्या, देखिए आप जानते हैं ये Fe जो है क्या है, आयरन है, लोहा है। तो Fe पर क्या होता है, 2 धनायन होता है, यानी कि इस पर चार्ज जो होता है 2 प्लस होता है। लेकिन Cl पर सोडियम पर 1 धनायन और Cl पर 1 ऋणायन होता है। तो भाई जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर Cl 2 कर दिया गया, तो यहाँ पर Cl 2 गुना करेंगे, तो यहाँ Cl 2 गुना करने पर N भी 2 गुना हो जा रहा है, तो N को हम 2 कर लेंगे, ठीक, Na 2 कर लेंगे, 2Na कर लेंगे। तो हमारा रिएक्शन क्या बन जाएगा, Fe2NaCl प्लस FeCl2। माने कि हमें क्या करना है, हर प्रकार के तत्वों को इक्वल करना है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आ जाएगा जिंक, 2Zn जिंक, और क्या हुआ, CuSO4, ठीक, एरो लगाकर 2ZnSO4 प्लस 2Cu ना, प्लस Cu। तो देखिए होगा क्या, देख दिया है ना। अब देखिए Zn कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। Zn कितना है, 2 पार्ट है, और यहाँ पर Zn भी 2 पार्ट है, 2ZnSO4। लेकिन SO4 यहाँ एक ही है ना, क्योंकि SO4 1 टाइम है यहाँ पे कि, तो हम क्या करेंगे, कॉपर को SO4 को 2 गुना करेंगे, तो इससे 2 गुना करें तो कॉपर भी 2 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम कॉपर 2 गुना कर लेंगे। तो इस तरह संतुलित करते हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है आपको संतुलित करने आ गया होगा। अणु को गिनकर, अणु और परमाणुओं को गिनकर इसमें से हम उसको संतुलित कर लेते हैं, ठीक। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब देखिए होता है क्या, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में होता है क्या कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक, की अभिक्रिया द्वारा कोई उत्पाद प्राप्त होता है तो उसे संयोजन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक मिलकर एक नया उत्पाद बनाएं, उसे क्या कहते हैं ना, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिल जाती हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, और एकल उत्पाद मतलब सिंगल उत्पाद ही बनाती है। जैसे यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को क्या भले कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बूझा चूना कहते हैं, बिना बूझा चूना, ठीक, बूझा चूना कहते हैं, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा चूना। और अब H2O क्या होता है, जल होता है, H2O क्या होता है, जल होता है। तो ये बिना बूझा चूना, ये बिना बूझा चूना, ये जल, और ये जो होता है बूझा हुआ चूना होता है। क्या हुआ है, बूझा हुआ चूना होता है, ठीक, हाँ, और ये उष्मा, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक। ये क्या हो गया, आपका संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब आता है, देखिए जो इस उष्मा, अब एक उष्मा के प्रकार से भी, मैंने उष्मा के आदान प्रदान, हीट के आदान प्रदान, टेम्परेचर अप डाउन होने से भी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं उत्पन्न होती है, एक उष्माक्षेपी, एक उष्माशोषी, ठीक। तो देखिए इस अभिक्रिया में हमें क्या हो रहा है, उष्मा का क्या हो रहा है, उष्मा हमें निकल रहा है, मिल रहा है ना उत्पाद के तौर पर, तो क्या हो, उष्माक्षेपी। ये अगर इस अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक, उष्माक्षेपी अभिक्रिया ये हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अगर उष्मा हीट लेता, ये लेता, तो क्या होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्मा के आधार पर भी 2 अभिक्रिया होता है, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अर्थात जो उष्मा का क्या करे, उष्मा रिलीज करे, छोड़े ना, उष्मा को रिलीज करे, अभिक्रिया के दौरान उष्मा उससे बाहर निकले, तो उष्मा क्या होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अब देखते हैं आगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए आपको लिखा होगा कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर, छोटे छोटे मतलब कोई एक टुकड़ा है टूट कर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ है, मान लीजिए कि हमारे पास शरबत है, ठीक ना, शरबत है, तो हम क्या करेंगे, शरबत को अगर हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, तो उसका साफ पानी जो होगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा क्या, शर्करा, चीनी मिल जाएगा, शर्करा मिल जाएगा, शर्करा मिल जाएगा, और ये क्या होगा, शर्करा, और ये चीनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कि
उसमें क्या होता है, टूट जाता है, माने वियोजित हो जाता है, कोई एक तत्व अन्य तत्वों में वियोजित हो जाता है। जैसे कि अब और एग्जांपल हम लेकर समझ लेते हैं इसको। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। ठीक, फेरस सल्फेट को उष्मा दिया जा रहा है। 2 मोल अणु है, मतलब 2 अणु है। यहाँ पर जो होता है वो अणु होता है और जो नीचे होता है वो उसका परमाणु होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि मैं N2 लिखता हूँ, जैसे Na2 लिखता हूँ, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि एक परमाणु, एक अणु है, कितना है, Na का, सोडियम का एक अणु है और उस अणु में 2 परमाणु है। ठीक, आप तो जानते हैं कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। किससे मिलकर? परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, ना, परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। तो ये जब इससे कहने का मतलब है कि इसमें कितने हैं, 2, एक अणु है और एक अणु में कितने परमाणु है, 2 परमाणु हैं, सोडियम के 2 परमाणु हैं। तो जो यहाँ पर लिखा रहता है वो क्या होता है, वो होता है, यहाँ पर जो होता है वो होता है परमाणुओं की, भले अणुओं की संख्या, और यहाँ पर जो है परमाणु की संख्या। तब जब हम इसे हीट देंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, हाँ, तो ये क्या है, ये है वियोजन। क्योंकि हमारा जो एक तत्व था फेरस सल्फेट था, किसमें, कितने में, इसमें बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड में, इसमें, माने सब वो विघटित हो गया। ठीक, टूट गया। अब मान लीजिए कि कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे कि मान लीजिए अंगूर है, ठीक ना, कोई भी कुछ भी है, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उसमें अनेक प्रकार के केमिकल रिलीज हो जाएंगे, जैसे कि खाद, सल्फेट, अल्फेट, ये जो ना अन्य प्रकार की सभी चीज़ें उससे क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक, तो हम ये सब कह सकते हैं क्या, वियोजन माने किसी चीज़ का टूटकर किसी एकल अभिकर्मक, माने अभिकर्मक अर्थात ये किसी एकल अभिकारक टूटकर अनेक प्रकार में टूट जाना ही क्या कहलाता है, वियोजन हो जाना, टूट जाना, ये क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। और भी इसके एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा ना, ये जैसे कि ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसे हम उष्मा देते हैं, हीट देते हैं ना, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता ही है, अभी बताया हूँ ना, ये 3 है, CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा चुना, और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं CO2। ठीक, तो ये उष्मा लिया, देखो इसमें उष्मा लिया गया, तो ये क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। अगर उष्मा के हिसाब से देखें, तो अगर उष्मा की तरह से देखें तो ये क्या होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और भले उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। और यहाँ पर जो अभी बताया हूँ वहाँ पर उष्मा रिलीज हुआ तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में माने एक तत्व दूसरे तत्व को रिप्लेसमेंट कर, विस्थापन मतलब विस्थापन कर देगा, एक तत्व दूसरे तत्व को रिप्लेसमेंट कर देगा एंड उसको हटा देगा। तो देखिए, इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लो Zn हुआ ना, Zn हुआ, ठीक, Zn क्या, कापर सल्फेट की से क्रिया कर, CuSO4 से क्रिया कर ये AQ होता है, एक्वस के रूप में होता है, ये सॉलिड है, S, ये सब दिखाया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ से कापर जो है क्या होता है, जिंक जो है कापर की जगह ले लेता है, तो क्या मतलब ZnSO4 बनता है और कॉपर क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से क्या, कॉपर को जिंक क्या किया, कॉपर को हटा दिया। अब इसी प्रकार एक लेड को लेते हैं, तो CuCl2 का कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड ना, कॉपर क्लोराइड और लेड, Pb, लेड अर्थात सीसा, ठीक ना, क्रिया करता है, तो क्या होता है, लेड क्लोराइड हो जाता है ना, और क्या निकल जाता है, लेड क्लोराइड हो जाता है, और निकलता क्या है, और हमारे पास कॉपर क्या हो जाता है, निकल जाता है, तत्वों से बाहर हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है, ठीक, तो ये क्या प्रतिस्थापन करता है। अब प्रतिस्थापन तत्व वही करेगा। अब हम इसमें ये नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए कि कॉपर करेगा तो कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि हटाएगा वही जो मजबूत हो जाएगा, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जिंक हुआ ना, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, आयरन नहीं, आयरन हुआ, ठीक, लेड हुआ, ये सब क्रियाशील हैं, किससे, कॉपर से क्रियाशील है, ठीक ना, सोडियम से क्रियाशील है, पोटेशियम से क्रियाशील है। तो इस प्रकार से क्या, ये इसको प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये जो हो जाएंगे कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इन वे अभिक्रियाएं, देखो दिया गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब आयन कैसे होते हैं, ठीक, तो आप जानते हैं क्या है, सोडियम पर कितने आयन, सोडियम पर एक धन आयन, 2 अणु है तो 2Na हो जाएगा, 2Na धन आयन, और सल्फेट पर, जैसे ये जो सल्फेट पर कितने 2 ऋण आयन होता है, ठीक, तभी ना संतुलित होगा भाई, दोनों सेम होगा, जितने धन आयन उतने ऋण आयन, तब जाकर कंपाउंड का क्लियर होगा, ठीक। जैसे BaCl2 है तो Cl पर कितने ऋण आयन, 1 ऋण आयन, 2 है तो 2 ऋण आयन हो जाएंगे Cl पर, ठीक, Cl2 पर 2 ऋण आयन, और Cl2 क्योंकि 2 परमाणु हो जाए, 2 अणु हो जाएंगे, और बेरिलियम पर कितने 2 धन आयन, ठीक। तो इस प्रकार अब आयन एक दूसरे से चेंज हो जाएगा, माने इसका जो प्लस है उसके साथ, उसके माइनस के साथ, और उसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ आ जाता है। जैसे मान लो जी सोडियम पर क्या है, सोडियम पर +2 चार्ज है ना, +2 चार्ज, और सल्फेट पर -2 चार्ज, बेरिलियम पर +2 चार्ज, और क्लोरीन पर इसके 2 परमाणु हैं इसलिए इस पर 2, और Cl पर -2 चार्ज। तो जो इसका प्लस है वो इसके माइनस के साथ, और इसका माइनस इसके प्लस, तो क्या हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट, और यहाँ से सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और जो 2 परमाणु है वो अणु के रूप में आ जाएंगे, 2NaCl हो जाएगा, ठीक, 2NaCl हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, द्विविस्थापन में, द्विव माने 2 बार, माने इसका उस पर, इसका उस पर, मतलब दोनों जो 2 अभिकारक, 2 या अधिक भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि 2 ही अभिकारक हो, हाँ, 2 ही अभिकारक हो, अभिकारकों में यौगिकों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन क्या करेंगे कि मैंने एक दूसरे से वो क्या होगा, चला जाएगा, इसका प्लस उसके माइनस के साथ और उसका प्लस इसके माइनस के साथ इंटरचेंज हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब आता है अपचयन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो देखो अपचयन अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए अपचयन या ऑक्सीकरण, हाँ, देखो जब क्या होता है, जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जब अभिक्रिया में किसकी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जैसे कि मान लो यहाँ पर कॉपर कितना है, कॉपर में साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया करने पर कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर में इस कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे या ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक, उपचयन कहेंगे या ऑक्सीकरण कहेंगे ना, उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन, ठीक। और ना, तो अब जब अभिक्रिया में, अब देखिए जब अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब कमी हो, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की नहीं कमी हो, ठीक। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी अभिक्रिया में तो क्या होगा, अपचयन होगा। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से क्रिया करके यहाँ क्या मिल गया, कॉपर और प्लस H2O जल मिल गया। तो यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ह्रास से हो गया, कमी हो गई, तो क्या होगा, यह अपचयन होगा। ऊपर जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उपचयन या ऑक्सीकरण, उसी को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। नीचे जब ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो जाए, ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो तो उपचयन, ऑक्सीकरण कहते हैं उसे, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो क्या मिलता है, अपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपचयन, ठीक। अब इसको आप याद करने के लिए तरीका भी देख सकते हैं, जैसे अब इसके साथ एक और चीज़ आता है, आइए उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि एक पूर्ण रासायनिक अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से भौतिक अवस्था प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि भौतिक अवस्था परिवर्तित करेगा ना, प्रदर्शित करेगा। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उसमें भौतिक अवस्था, जैसे कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि अगर कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे कि जैसे संतुलन की अवस्था में मान लीजिए जिंक है ना, और यहाँ पर हो गया कॉपर ना, कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, रिएक्शन करने पर जिंक क्लोराइड हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, और यहाँ से क्या हो जाएगा,
कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक, Cu अलग हो जाएगा। तो यह क्या संतुलन होगा, मान लीजिए कि जिंक जितना है उतना ही जिंक है, क्लोरीन भी उतना ही है, मैंने सब संतुलन की अवस्था में रहेगा ना। जो रासायनिक अभिक्रिया प्रत्यात्मक मैंने अभिकारक और उत्पाद एक दूसरे से संतुलन, मान लीजिए कि जितना उत्पाद है, मान लीजिए जिंक में इतना है तो जिंक एक है, कापर एक है तो कापर भी एक है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन 2 है, बस कंपाउंड चेंज हो जा रहा है उसका, मैंने कि यौगिक चेंज हो रहा है लेकिन मात्रा उतना ही है। जैसे कि मान लीजिए आप दुकान पर गए, सपोज एक उदाहरण की तरह, दुकान पर गए ना, 5 किलो चीनी के बजाय क्या ले लिए, 5 केजी चीनी के बजाय 5 केजी दाल ले लिए, ठीक। तो क्वांटिटी तो उतनी ही ली आपने, मात्रा उतनी ही ली, लेकिन सामान दूसरा हो गया। तो इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ठीक, आपने क्वांटिटी तो उतना ही होता है लेकिन सामान दूसरा हो गया, मतलब कहने का मतलब है उत्पाद में बदल गया, वो चेंज हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अब दिया है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे कि रासायन समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या समान होती है, समीकरण का संतुलन होना आवश्यक है। वही बात ना कि रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है, अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या को समान करते हैं। अर्थात वही बात ना कि अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, समान, सब कुछ फैक्टुअल समान होना चाहिए। अगर समान होगा तभी अभिक्रिया संप्रोषण, नहीं तो कुछ बच जाएगा, शेष हो जाएगा, हमें संतुलित करना पड़ेगा, ठीक। संतुलन के लिए आपको बताया भी गया है। अब संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया आपको बताया गया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि कॉपर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, मिलकर क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड हो गया। कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या मिलेगा, एक नया पदार्थ का निर्माण करेंगे। कॉपर ऑक्साइड नया है, ठीक। तो इसी प्रकार, ठीक। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। वियोजन अभिक्रिया में के विपरीत संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। इसमें एकल अभिक्रिया को लेकर 2 या 2 से, ये बिल्कुल विपरीत होता है ना। तो जैसे कि मान लीजिए उसी अभिक्रिया को लेकर हमने संयोजन में क्या किया, संयोजन में कहा कि कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो वियोजन में यही क्या हो जाएगा, यही वियोजन में हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड विघटित होकर माने टूट कर क्या कॉपर और ऑक्सीजन दे देगा, ठीक। ये बात कह दिया। तो वही चीज़ क्या होता है, विपरीत होता है। वही चीज़ को इस पॉइंट में डिस्कस किया गया है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको दे दिया जाएगा ताकि आपको पॉइंट से थोड़ा सा डिस्कस कर ले ना। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के साथ उष्मा का भी क्या होता है, उष्मा क्षेपी माने उष्मा उत्सर्जन होता है। आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कर दें तो क्या होगा, भले कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ने कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया कर दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उष्मा रिलीज होगा। तो जो हम उष्मा, जैसे ये क्या होता है, बिना भुजा चूना, आप कभी चूने को जल में डालिए, देखिए एकदम खौलेगा, मतलब गरम, एकदम गरम, उससे आग निकलेगा, ताप निकलेगा ना, गरम खौलता रहता है क्योंकि उससे उष्मा रिलीज होती है। तो जब उष्मा उससे निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया है, जैसे कि किसी चीज़ को तोड़ना है ना, लोहे को पिघलाना है, पिघला कर किसी और चीज़ में क्रिया करानी है, तो क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे तो उससे उष्मा दे रहे हैं, उष्मा वो शोषित कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, ठीक। तो उससे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया। ये सब अभिक्रियाएं आपको समझा दिया गया है अच्छी तरीके से कि एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देगा, ठीक। अभी एक Zn वाला जो एग्जाम्पल था कॉपर क्लोराइड वाला, वो इसके लिए सूटेबल रहेगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह या आयन जिसे कहते हैं आपस में आदान प्रदान होते हैं। तो ये बताया गया कि इसका प्लस उसके माइनस के साथ रिलेट कर लेगा, ठीक, और उसका प्लस इसके माइनस के साथ रिलेट कर लेगा और नए नए कंपाउंड बना लेंगे, ठीक। तो ये क्या होता है, द्विविस्थापन, यानी कि दोनों अपना प्रतिस्थापन कर लेगा, ठीक। हाँ, अब जो दिया है, अब क्या दिया है ना, अब जो है उष्मा क्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। अब ये एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि उष्मा क्षेपण अभिक्रिया में, माने उष्मा जहाँ से
न भले अवक्षेपण अभिक्रिया में, अवक्षेपण मतलब कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाए, निकले, उससे कुछ निकले, में अविलेय लवण होता है। अविलेय मतलब जो घुलनशील न हो, जैसे कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ जिसे कहते हैं ना, कचरा, मल ना, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, दिया है कि अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग हाराश्य भी होता है या अधिक होता है। तो देखो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हाराश्य ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। यानी कि जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन की क्या हो, बढ़ोतरी हो, इंक्रीजमेंट ना, और हाइड्रोजन का डिक्रीजमेंट हो, तो ये दोनों चीज़ जब हो किसी अभिक्रिया में तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक। और जब ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का, जब ऑक्सीजन का डिक्रीजमेंट हो और हाइड्रोजन का इम्प्रूवमेंट, माने हाइड्रोजन क्या बढ़े और भले हाइड्रोजन बढ़े और ऑक्सीजन घटे, तब क्या होता है, वहाँ पर अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, शेयर, सब्सक्राइब और बच्चों को भी पहुँचा दीजिएगा ताकि सबको मिल सके। ठीक, गुड, सही से रहिएगा। गुड लक ना।